हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस की एक प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने बताया था आपको कि स्पर्मेटोजेनेसिस में दो स्टेप्स होते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और सेकंड वन इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है वो तीन फेजेज में होता था। पहला था मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। तो इसमें बनता आता था स्पर्मेटिड्स और इसके बाद स्पर्मेटिड्स से स्पर्म का बनना कहलाता था स्पर्मियोजेनेसिस। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हाउ द स्पर्म इज फॉर्म, स्पर्म कैसे बनता है। माने हम इसमें स्पर्मियोजेनेसिस की चर्चा करेंगे, स्पर्म कैसे बनता और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी है, कौन कौन से भाग होते हैं उसके, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म को देखें तो ये हैप्लॉइड, फ्लैजिलेट एंड अ मोटाइल स्ट्रक्चर। ह्यूमन स्पर्म इज अ हैप्लॉइड, फ्लैजिलेट एंड अ मोटाइल स्ट्रक्चर। इस स्पर्म को हम चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्पर्म कैन बी डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हेड, सेकंड वन इज नेक, थर्ड वन मिडिल पीस एंड फोर्थ वन इज टेल। 4 भाग होते हैं जो मैंने आपको चित्र दिखाए हैं। ये हेड पार्ट है, ये नेक पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है और ये टेल पार्ट है। अब हम एक एक करके आपको सबको एक्सप्लेन करेंगे। इसका जरा हेड रीजन आप देखें तो हेड रीजन में ये न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और इस न्यूक्लियस के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है, उसे कहते हैं हम एक्टोसोम, जो बनता है गोल्जी बॉडी से और एक विशेष प्रकार का एंजाइम सर्व करता है। इसे हम स्पर्मलाइसिस कहते हैं। और वो स्पर्मलाइसिस क्या करता है, स्पर्म को एग से फ्यूज करने में हेल्प करता है। इस एक्टोसोम के बाद सबसे बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर की जो भित्ति होती है वो आधे हेड यानी एक्टोसोम कवर करती है। इसको कहते हैं हम गैलिया, ये कहलाती है। और उसके हाफ के ऊपर जो नीचे तक यहाँ तक पहुंचती है मिडिल पार्ट तक, इस वाली वो दूसरी लेयर है उसे कहते हैं हम मैंचेटे। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पीछे 2 सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं विच आर 9+0 पैटर्न होते हैं। वो जो पहला जो ऊपर वाला जो सेंट्रियोल है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इनके लिए वो उत्तरदायी होता है। और जो दूसरा वाला सेंट्रियोल है ये कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल, ये एक्सियल फिलामेंट होता है। तो ये इसका पार्ट नेक पार्ट होता है और मिडिल पार्ट में एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम नेवनकण कहते हैं। नेवनकण इज रिबन लाइक स्ट्रक्चर एंड इट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द स्पर्म। इसके बाद जो नीचे टेल रीजन, ये एक्सियल फिलामेंट है। दूसरा वाला सेंट्रियोल है जो इसे डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं, ये क्या करता है, एक्सियल फिलामेंट बनाता है और ये मिडिल पार्ट से होकर टेल रीजन तक जाता है। और सबसे नीचे एक टेल रीजन है, ये स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करती है और इसमें साइटोप्लाज्म थोड़ी मात्रा में पाया था। पूरे स्पर्म स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म सिर्फ टेल रीजन में पाया था, वो भी बहुत कम मात्रा में। सो अगर हम स्पर्म की संरचना को देखें तो हमें 4 पार्ट ये अलग अलग दिख रहे हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। अब इसके बाद अगर देखें हम टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स क्या प्रकार के होते हैं, तो स्पर्म्स इन मेल्स में एक्स और वाई 2 प्रकार के होते हैं। और अब हम ये प्रक्रिया बता रहे हैं जिसमें स्पर्मेटिड्स बने थे, यानी पहले बता चुके हैं हम वही
इनसे जब स्पर्म बनेंगे तो मियोसिस डिवीजन होगा और 50% एक्स क्रोमोसोम बनेंगे, 50% वाई क्रोमोसोम बनेंगे। अब ये बन गए स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनेंगे तो उसको क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स में दो प्रकार के बनेंगे, एक तो गाइनोस्पर्म्स एंड एंडोस्पर्म्स। जो गाइनोस्पर्म्स है वो कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम एंड एंडोस्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम। अब ये दो प्रकार के क्रोमोसोम हैं, इनमें जब एक सेल से गाइनोस्पर्म फीड करेगा तो 50% तो बनेगा फीमेल, और यदि एंडोस्पर्म फ्यूज करेगा तो बनेगा मेल। इट मींस जो उसकी संभावना होती है, पॉसिबिलिटी, वो 50-50 होती है, 50% मेल एंड 50% फीमेल, ये बन सकते हैं। अब इसके बाद एक इसका टर्म और रह गया है, वायबिलिटी ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स की वायबिलिटी। तो वायबिलिटी किसे कहते हैं? वायबिलिटी मींस टाइम पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन, माने स्पर्म के पास कितना समय होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इन ह्यूमन द वायबिलिटी ऑफ स्पर्म्स इज 24 आवर्स, मींस 24 आवर्स तक ये सक्षम है फर्टिलाइजेशन करने के। इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए सक्षम नहीं है। तो हमने आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर बताई, जिसके 4 पार्ट हैं स्पर्म के: हेड, नेक, मिडिल पार्ट के। हेड रीजन में सबसे बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये गैलिया, और ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके ऊपर एक 2p संरचना एक्रोसोम होती है जो गोल्गी ऑर्बिटल से बना होता है, और इसमें एंजाइम स्पर्मलाइज पाया जाता है। इसके नीचे 2 सेंट्रियोल होते हैं, पहला वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो स्पर्म फाइबर बनाता है, दूसरा वाला डिस्टल सेंट्रियोल जो एक्सियल फिलामेंट बनाता है, ये एक्सियल फिलामेंट है। और इसके जो मिडिल पार्ट में एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिस रिबन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेवेंटर्न। ये माइटोकॉन्ड्रियल संरचना है और ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। और सबसे नीचे जो टेल रीजन है, ये टेल रीजन क्या करता है? स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान करता है, और इसमें थोड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। और 2 प्रकार के स्पर्म्स होते हैं, एक्स और वाई, और दोनों ही में मियोसिस के बाद क्रोमोसोम बनते हैं, 50% होते हैं एक्स, 50% वाई। और एक्स वाई से स्पर्मेटिड से जब स्पर्म्स बनेंगे तो वो भी 2 प्रकार के बनेंगे, गाइनोस्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम एंड एंडोस्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम। और जब गाइनोस्पर्म फ्यूज करेगा एक्स से तो फीमेल बनेगा, और जब एंडोस्पर्म फ्यूज करेगा तो मेल बनेगा। सो द पॉसिबिलिटी इज 50-50, 50% फीमेल एंड 50% मेल। अब इस पर वायबिलिटी एक बार और देखिए। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म मींस टाइम पीरियड फॉर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन स्पर्म्स। तो ये 24 आवर्स का होता है, 24 आवर्स तक वो फर्टिलाइज करने में सक्षम होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म्स। थैंक्स।